नमस्कार। केजरीवाल को जेल में डालना भाजपा के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करता जा रहा है। एक तरफ तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वोटरों के बीच भावनात्मक लहर काम कर रही है। जो सीटें शायद आम आदमी पार्टी नहीं भी जीत पाती, उन सीटों पर भी अब केजरीवाल मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कि केजरीवाल जेल में जाने के बाद अब और भी ज्यादा अग्रेसिव मोड में आ गए हैं। केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं और अब नया बम उन्होंने ये बोलकर फोड़ दिया है कि अब वो 28 मार्च को कोर्ट में शराब कांड को लेकर के बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो क्या होगा वो खुलासा हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो उनकी पत्नी है, केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, उन्होंने अपने बयान जारी करते हुए कहा है, सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि कल यानी 28 मार्च को कोर्ट के सामने बताने वाले हैं केजरीवाल जी की शराब घोटाले का पैसा कहां गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने यह भी कहा कि कल शाम मैंने अरविंद जी से जेल में मुलाकात की। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को संदेश भेजा था कि पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इस बात पर केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री पर केस कर दिया। क्या वे दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? अरविंद जी ने मुझसे कहा, इस शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा छापेमारी की है, लेकिन अभी तक किसी भी छापेमारी से पैसा बरामद नहीं हुआ है। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को अदालत में करेंगे, इसका सबूत भी वो देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेरा शरीर तो जेल में है, लेकिन मेरी आत्मा सबके बीच में है। तो ये बात सुनीता केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने कही है एक बयान जारी करके। तो आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर हैं। अशोक सर, केजरीवाल तो जेल में जाने के बाद भी मोदी के लिए और बीजेपी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। देखिए प्रज्ञा जी, केजरीवाल ये अलग टाइप का नेता है। अक्सर हमने देखा कि आंदोलन से उपजी हुई राजनीतिक दल 1 या 2 चुनाव के वंडर रहते हैं और उसके बाद वो बिखर जाता है। लेकिन ये पहला आंदोलन से निकला हुआ राजनीतिक दल है। ये लगातार चुनाव जीत रहा है और राज्य दर राज्य अपनी प्रगति कर रहा है। ये दिल्ली में चुनाव लड़ा और लगातार इसने अपना वोट शेयर बढ़ाया, अपने विधायक बढ़ाए। उसके बाद इन्होंने पंजाब लिया, पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन के पद लिया, मुख्य विपक्षी दल बना। उसके बाद पंजाब में सरकार में आ गए, गुजरात में 12% वोट हासिल किया और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थे, जो 15-20 साल से लगातार बीजेपी की बपोती बने हुए थे, उसको ध्वस्त करते हुए उस पर भी कब्जा कर लिया। तो केजरीवाल का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उसका कारण है उनका एक फिक्स वोट बैंक है और वो वोट बैंक में निहायत पॉपुलर आदमी। आज आप लाडली बहना को पैसा दो या किसानों को पैसा दो या ये बांटो वो बांटो। अभी प्रधानमंत्री जी ने तो आज अजीब बात कह दी कि मैं पता नहीं, अब उन्होंने कहा कि हम नया कानून लाएंगे, ईडी जो संपत्ति जब्त कर रही है उस पैसे को हम गरीबों में बांटेंगे। अब इस देश में गरीबी नहीं है, ये खुद ही कह रहे हैं। अब वो कौन से गरीबों में बांटेंगे? अडानी अंबानी जैसे गरीबों में बांटेंगे या किसको बांटेंगे? एक चीज जो देखने को मिल रही है सर, सारे नेता जेल जाने के बाद खामोश हो जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल मोदी के लिए और बीजेपी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। तो ये जो केजरीवाल को जेल भेजने वाला दांव था भाजपा का, ये उल्टा क्यों पड़ता जा रहा है? बिल्कुल उल्टा तो पड़ेगा ही। देखिए, मैंने बोला ना, एक पॉपुलर लीडर है और आपने उसके एक मंत्री को करीब 2-2.5 साल है अंदर है। एक मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, जो फेस था पार्टी का दिल्ली में, उनको आपने पिछले 1 साल से करीब अंदर रखा है। जो आवाज थी आम आदमी पार्टी के बेबाक बोलने वाले और अच्छे ओरेटर संजय सिंह, उनको आपने अंदर कर दिया। और अब केजरीवाल को मामला क्या है? शराब घोटाला। शराब घोटाले में सामने क्या है? 35 लाख का एक चेक जो एक ठेकेदार ने दिया, जिसको शराब के इस नए नीति से फायदा हुआ। उसने चुनावी चंदा दिया। संजय सिंह चुनावी चंदे का चेक लेके मनीष सिसोदिया के पास गए। संजय सिंह अंदर, उन्होंने वो चेक लिया, स्वीकार किया पार्टी की तरफ से। मनीष सिसोदिया वो अंदर, पार्टी के मुखिया अंदर। और सर्वोच्च न्यायालय का भी ये मानना है कि हो सकता है कि ये नए नीति से जो फायदा हुआ, उन लोगों ने कमीशन के तौर पे चंदा दिया। ठीक है, लेकिन इसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब इंक्वायरी की और उसमें इसका पूरा मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया, वो जो रेड्डी है वो आज बाहर है, क्योंकि उसने करोड़ों रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के बीजेपी को दिए। तो सही मायने में देखा जाए तो इस शराब कांड का सबसे बड़ा फायदा तो बीजेपी को हुआ,
नई नीति आई, एक भ्रष्टाचार का अड्डा है ऐसा एलजी ने कहा, इंक्वायरी की, उन्होंने किसी को किंगपिन कहा, ईडी ने रेड की, ईडी और इनकम टैक्स की रेड के बाद तुरंत सज्जन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के बीजेपी के पास आ गए। अब वो बाहर है और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस शराब कांड का भारतीय जनता पार्टी है, इलेक्टोरल के बॉन्ड के थ्रू। सवाल ये नहीं है प्रज्ञा जी कि शराब घोटाला कितना बड़ा है, इससे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। 23 फार्मा कंपनी जिनके सैंपल फेल होने के बाद 700 करोड़ के बॉन्ड वो सत्ताधीशों को देते हैं और ये मौत के सौदागर अपनी दवाइयां बेचते हैं जो सबस्टैंडर्ड है, जिससे लोगों की जान जा रही है। इन्हें तो शराब वाले से लिया, ये तो दवाई वाले से भी फ्रॉड का पैसा लेने में इनको हिचक नहीं है। तो सवाल सर, ये नहीं है 28 कि मार्च को क्या ईडी की छापेमारी से जुड़ा क्या खुलासा कर सकते हैं केजरीवाल? कुछ नहीं। देखिए, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का वो वही बताएंगे कि इस हाँ, शराब कांड से जुड़े हुए कितने लोगों ने भाजपा को कितने बॉन्ड दिए। हाँ। तो इसको भी रिश्वत क्यों नहीं समझी जाए। तो भाजपा के भी अध्यक्ष और बाकी लोग आ जाए, जिसने इसको मिलाया, सब लोग जरा अंदर चले जाए, जेल में चले जाए। केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया तो आजीवन कारावास में रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 100 करोड़ का भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हो और 17,000 करोड़ का जिसपे आपने आरोप लगाया था उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हो, जिसके ऊपर हजारों करोड़ के आरोप लगाए थे उसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया 17,000 करोड़ के घोटाले वाले। लेकिन सर, सवाल तो उठना चाहिए कि जो मनी ट्रेल भाजपा की तरफ जो कनेक्टेड दिखाई दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, उसके बाद जो फायदा पहुंचाया गया फंड्स के जरिए, तो क्या ईडी का संबंध भाजपा तक नहीं जानना चाहिए? क्या उनसे सवाल नहीं बिल्कुल। पूछना चाहिए? कहाँ पूछेगा, अपना पालतू कुत्ता अपने पे कब भौंकता है। ये तो पामिरियन बने हुए हैं सरकार के। सरकार जिस पे छू करती है उसको पीछे लगते हैं। सरकार जो भी सरकार को अपना पैसा दे देता है या खुद पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाता है, फिर सरकार कहती है कि नहीं टॉमी, नहीं टॉमी, भैया है, चाचा है, टॉमी पूछ हिलाने लगता है। एक बड़ा ब्लंटली जो सबके सामने, गुजरात सरकार, जहां भाजपा की सरकार है 35 साल से, राम राज्य की सरकार, उन्होंने अडानी को 3,000 करोड़ रुपए वापस मांगे। ये आरोप लगाते हुए कि आपने ओवर बिलिंग किया कोयले का। ये ओवर बिलिंग कहाँ किया? यूएई में, सिंगापुर में, हांगकांग में। तो ओवर बिलिंग मतलब ही मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। जब गुजरात सरकार किसी पे आरोप लगाते है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अडानी सेठ का आंखों के सामने है, ईडी चुप है, क्योंकि ईडी भी महात्मा गांधी के बंदर बन चुकी है। बीजेपी और उनके मित्रों के खिलाफ कुछ मत देखो, बीजेपी और उनके मित्रों के खिलाफ कुछ मत सुनो, बीजेपी और उनके मित्रों के खिलाफ कुछ मत बोलो। जो भी देखना है, सुनना है और बोलना है, वो मात्र विपक्ष के खिलाफ बोलो या जो सत्ता पक्ष को सवाल उठाते हैं उसको मुंह बंद करने के लिए बोलो। केजरीवाल एग्रेसिव है, मैंने पहले भी कहा था केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, इस संविधान को तय करना है। लेकिन क्या न्यायपालिका ने इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए? नहीं। यदि ये 12,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए तो ये 12,000 करोड़ का एक रिश्वत वाला स्कैम है भारत में। बिल्कुल है। और इसको एक सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज के अंडर एक एसटीसी बना के ये सब बॉन्ड का मिलान करके ये पूछना चाहिए कि जो कंपनी जिसकी वर्थ भी नहीं उतनी, टर्नओवर की तो बात ही अलग करो और प्रॉफिट तो है ही नहीं, वो अपनी वर्थ और मतलब जिसकी टोटल कंपनी की मिल्कियत, कंपनी की पूरी जो वर्थ है, मुझे कीमत है, वो 15 करोड़ की। कंपनी ने 1 लाख का प्रॉफिट नहीं किया, कंपनी 100 करोड़ के बॉन्ड कैसे खरीद सकती? ये पैसा कहां से लाया? ईडी को बोलो इन्वेस्टिगेट करे। बिल्कुल ठीक बात सर, ये चीजें तो चल रही हैं, दिख रही हैं, साफ दिख रही हैं। लेकिन एक चीज और है, दिल्ली में सर 7 सीटें को लेकर के लग रहा था कि इस बार मोदी मैजिक शायद चल सकता है, बीजेपी कमाल कर जाएगी। लेकिन अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ने अशोक सर सोए हुए वोटर्स को भी जगा दिया है। देखिए प्रज्ञा जी, मैं बार बार कहता हूं बीजेपी के लिए दिल्ली प्रॉब्लम नहीं था। उनको आज भी लगता है कि केजरीवाल जेल में जाने से उसकी इमेज हम खराब करेंगे, तो हमारी साथ से क्या आ जाएगी।
केजरीवाल सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह गुजरात में था बीजेपी के लिए। 12% वोट था, कांग्रेस के साथ गठबंधन था। और गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी भी है। गुजरात में बीजेपी की स्थिति यह है कि दिए हुए टिकट लोग लेने को मना कर रहे हैं, टिकट वापस कर रहे हैं। ऐसे में यदि थोड़ा जोर केजरीवाल करवा दे, कहीं ऐसा नहीं हो जाए 26 में से 6-7 सीटें हम हार जाएं, और अपने ही गृहनगर में यदि 6-7 सीटें हार गए तो इससे बड़ा लांछन नहीं हो सकता। तो सर जोर केजरीवाल लगाएंगे कैसे? केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, जब सारा शासन, सारी सत्ता एक ही पार्टी के पास है, तो आंखें कैसे दिखा पाएंगे, जोर कैसे लगा पाएंगे सर? मैं तो वही कब कह तक रहा लगा हूं पाएंगे? मैं वही कह रहा हूं आपको, दिल्ली में केजरीवाल भी नहीं रहे, केजरीवाल जेल में भी रहे, तो दिल्ली की जनता खुद चुनाव लड़ेगी केजरीवाल के लिए। पंजाब में मान है, बाकी एस्टेब्लिश नेता है, क्योंकि पंजाब में आप लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, विरोधी पक्ष रहे हैं वहां पे, तो आपका एक मतदाता है, आपके वहां नेता है लोकल लेवल पे। लेकिन गुजरात में केजरीवाल ही फेस है आम आदमी पार्टी का। तो गुजरात में यदि केजरीवाल चला जाता और धुआंधार प्रचार करता तो बीजेपी के लिए संकट। ये एक मेजर उनका एक प्लान था जो सक्सेस हो रहा है, क्योंकि चुनाव तक उनको बाहर चाहिए नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि आचार संहिता लागू होने के बाद क्या चुनाव आयोग के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो एजेंसियों के बोले कि आचार संहिता में अब आप कोई लफड़ा मत करो, जितना किया उतना कर दिया, खत्म करो। अभी अब चुनाव तक कोई किसी का अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। इनकम टैक्स, सीबीआई और सारी दल यदि चुनाव होते होते खासकर राजनीतिक दलों पे और नेताओं पे एक्शन बंद कर दे, तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा? ये कौन सा चुनाव है, कौन सी लोकप्रियता है मोदी जी की? मोदी जी बार बार शक्ति की बात करते हैं प्रज्ञा जी, और कहते हैं कि ये कांग्रेस ने शक्ति के खिलाफ बोला और ये धर्म विरोधी है। मैं महिला शक्ति, और इसमें मुझे तो बेसिकली वो स्वयं ही शक्तिहीन दिखते हैं। जो शक्तिहीन होता है उसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की जरूरत पड़ती है। जो शक्तिहीन होता है उसको फरेब और झूठ की बात पड़ती है। जो शक्तिहीन होता है वो अपने विरोधियों को जेल में डाल के चुनाव लड़ता है। जो शक्तिशाली होता है वो बोलता था आ जाओ आमने सामने बात करेंगे, चलो तुम तो तुम्हारे केजरीवाल के जेल में रहने से, केजरीवाल के जेल में रहने से बीजेपी की सबसे बड़ी शक्ति क्या दिख रही है आपको? बीजेपी शक्तिशाली होगी? सिर्फ गुजरात में थोड़ा फायदा, मतलब गुजरात में थोड़ा सा उनको डर था, वो कम हो गया। बाकी दिल्ली और पंजाब में ये उल्टा मार करेगा। उल्टा मार करेगा मतलब क्या? ये बीजेपी इससे फायदा नहीं, नुकसान होगा, उल्टा पड़ेगा। पंजाब में बीजेपी को उल्टा पड़ेगा। उसका कारण है क्योंकि अब भ्रष्टाचार ये लड़ाई रही नहीं जी। अब बीजेपी को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रहा, क्योंकि सारे राजनीतिक दलों के भ्रष्ट लोग तो उन्होंने अपने साथ जोड़ रखे। जब भ्रष्टों का महाकुंभ आपने अपने यहां आयोजित किया है, उसके बाद भ्रष्टाचार की बात करने की आपकी नैतिकता नहीं। शक्ति और महिला शक्ति और बहनें और माताओं के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार आपके पास नहीं, क्योंकि बंगाल में किसी महिलाओं का अन्याय हो गया तो आप उनको टिकट भी देते हैं, संवाद भी करने जाते हैं। दिल्ली से बंगाल जा सकते क्योंकि वहां ममता की सरकार है। जहां खुद की सरकार है, जहां खुद की पुलिस है, उस दिल्ली में आपकी पार्टी का एक गुंडा अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों की इज्जत लूटता है, उनका एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा सकते आप। ये आपका महिलाओं के प्रति आदर है? आपको मणिपुर में महिलाओं के साथ जो व्यभिचार हुआ और उसका वीडियो आने के बाद वहां का मुख्यमंत्री बोलता है ऐसे सैकड़ों वीडियो है मार्केट में, तो ऐसे सैकड़े महिलाओं का उत्पीड़न होता है, आप मणिपुर के तरफ देखने को तैयार नहीं हो। गुजरात यूनिवर्सिटी में, लॉ यूनिवर्सिटी में, अहमदाबाद में, आपके गृह राज्य में महिला हॉस्टल में लगातार लड़कियों के साथ व्यभिचार हुआ, लड़कों के साथ भी व्यभिचार हुआ। वहां के हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, प्रधानमंत्री को मुंह साफ सूंघ जाता है, शब्द नहीं निकलते। वो बहनें वो शक्ति नहीं है कि किसी की बहु बेटियों की इज्जत रास्ते पे नीलाम होने के लिए है। सर क्या लगता है जो बीएचयू में जो हुआ, लड़की के साथ जो कांड हुआ और ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने किया, क्या प्रधानमंत्री की हिम्मत थी
प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं उन लड़की को जाके मिले, क्योंकि बीजेपी के नेता कुछ करेंगे तो क्या वो क्या इतने पवित्र है कि वो भाई कुछ गलत भी करे, व्याभिचार भी करे तो उसको सदाचार मान के वो लड़की पवित्र हो जाएगी? शर्म नहीं आती इनको? सर लोगों ने तो कथनी और करनी में अंतर देख ही लिया है, लेकिन अब तो रिजल्ट का समय आ गया है, अब तो चुनाव चल रहा है सर, अब तो चुनाव आ रहा है, अब तो पता चल जाएगा कौन कितने पानी में देखिए है। प्रज्ञा लेकिन जी, सर चुनाव आपको क्या में लगता तो है, चुनाव से पहले केजरीवाल छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता, अच्छा। सवाल ही नहीं उठता। हम्म। और इसमें न्यायपालिका को मैं उतना ही दोषी मानता हूं। तमाम सरकार पक्ष के षड्यंत्रों के नोइंगली और अननोइंगली एक पुर्जे बनते जा रहे हैं न्यायपालिका, और चंडीगढ़ इसका कैसे? बेहतरीन उदाहरण है। कैसे सर? चंडीगढ़ में जब उनको मालूम था कि उनका मेयर नहीं बन सकता, तो जिस दिन चुनाव था उनको समय चाहिए था, क्योंकि उनको विधायक खरीदने थे, वो कारपोरेटर खरीदने थे। हाँ। वहां तो दल बदलू कानून तो है नहीं, 2/3 वाला, जितने 2-4 आ जाए तो आ जाए। उन्होंने प्रयास किया, डील नहीं हो रही थी, तो पीठासीन अधिकारी एकाएक कहते मेरे पीठ में दर्द है। उसने 4-5 दिन खर्चा किया उसमें, वो तो 10-15 दिन मांग रहा था। हाई कोर्ट ने उसको 4 दिन पे लाया, वो 4 दिन खत्म हो गया। फिर उन्होंने जो कांड किया अंदर, वो बीजेपी वाले भी जानते थे कि सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जाएगा और धज्जियां उड़ेगी इसकी, फिर भी वो उन्होंने किया, क्योंकि वो चाहते थे ये हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाए, वो समय चाहते थे, निर्णय नहीं चाहते थे अपने फेवर में। उनको 21 दिन मिले। 21 दिन के बाद न्यायपालिका ने तय किया कि ओ ये तो गलत हुआ, इसको सही करवाइए, पुराने पेपर, पुराना मेयर को लाइए, उसी को जितवाइए। लेकिन तब तक 3 कारपोरेटर ये खरीद चुके थे। वो 21 दिन का समय न्यायपालिका ने दिया, और तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुझे चिंता हो रही है हॉर्स ट्रेडिंग की। प्रज्ञा जी, चिंता जनता को होती है, चिंता कार्यपालिका को होती है, कई बार चिंता विधायकों को होती है, और इस चिंता का समाधान न्यायपालिका देती है, क्योंकि वो हमारी कस्टोडियन है। वो संविधान के अनुरूप हर चिंता का तोड़ देती है। यदि न्यायपालिका स्वयं चिंता करने लगे तो फिर मैं एक सामान्य इंसान किसकी तरफ देखूंगा? न्यायपालिका ने यदि 21 दिन का समय दिया चंडीगढ़ के मामले में, तो हॉर्स ट्रेडिंग तो हुआ। ये उसी दिन मामला खत्म, रफा दफा होता है एक हियरिंग में, तो शायद वो 3 कारपोरेटर बिकते ही नहीं। तो तो सर न्यायपालिका, अभी महाराष्ट्र की सरकार इलीगल है। अभी आप, हाँ अभी सर आपको क्या लगता है कि नहीं नहीं, केजरीवाल के केजरीवाल केजरीवाल जेल में केजरी रहने से भाजपा को फायदा है कि केजरीवाल के बाहर निकलने से भाजपा को फायदा है? देखिए, केजरीवाल को तो बाहर रहते तो भी नासूर थे बीजेपी के लिए और अंदर है तो बड़ा नासूर हो गए, अंदर बड़ी तकलीफ हो गए, क्योंकि शहादत का टैग लग गया। इनको लगता है वो उनको बदनाम करेंगे तो बदनामी हो नहीं सकती, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा प्लेयर था, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, वो तो आपके गोद में बैठा हुआ है, उससे तो आपने पैसा लिया, उसका हिसाब क्या दोगे जनता को? सवाल वो है। सर एक सवाल मेरा ये भी है कि हम देख रहे हैं कि मंडी से कंगना रनौत को टिकट मिला है, तो कंगना रनौत में ऐसा क्या देख लिया भारतीय जनता पार्टी में? बल्कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव तब से भारतीय जनता पार्टी में है, और उनको कोई टिकट, कोई पद अभी तक नहीं मिला है, लेकिन कंगना रनौत को मिल गया है। तो क्या कारण है, मतलब भाजपा क्या देखती है? कंगना रनौत तो आरएसएस से भी नहीं जुड़ी है ना? देखिए प्रज्ञा जी, एक राजकीय विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते जी। मेरा ऐसा एक खास, मेरी एक धारणा है कि जिस हम्म। राजनीतिक दल में दिवालियापन आ जाता है उम्मीदवारों का, वो सेलिब्रिटी का सहारा लेते हैं। फिर उनको फिल्म एक्टर चाहिए, उन्हें क्रिकेट प्लेयर चाहिए, उन्हें बड़े हम्म। पत्रकार चाहिए। ये क्यों चाहिए? क्योंकि उनके पीछे एक प्रसिद्धि का वलय होता है, वो सेलिब्रिटी होते हैं। कोई सिंगर चाहिए, कोई पुराने एक्टर चाहिए। अब अरुण गोविल को लेके आए, राम को पुराने। हाँ अरुण गोविल का बीजेपी में क्या योगदान? बिल्कुल सर, अरुण गोविल बिल्कुल। राजनीति क्या समझते हैं? आप सनी देओल को लाने का एक पाप आपने किया। भाई, जनता का पैसा खर्चा होता है सांसद पे, हम्म। करोड़ों रुपए खर्चा होता है। हम्म। उसने एक शब्द नहीं बोला पार्लियामेंट में, सनी देओल ने। सवाल वाल हम्म। पूछो, छोड़ दो, बोला ही नहीं वो। तो ये आपकी बैंक्रप्सी है। आपको अरुण गोविल चाहिए, आपको कंगना रनावत चाहिए, क्योंकि आपको अपने उम्मीदवारों पे,
अपने एजेंडे पे, अपने खुद के चेहरे पे, अपने सरकार के किए हुए कामों पे गारंटी नहीं है। खुद की गारंटी नहीं है, इसलिए कंगना की लोकप्रियता की गारंटी चाहिए। खुद की गारंटी नहीं है, इसलिए अरुण गोविल की गारंटी चाहिए। ये 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 बैंक्रप्सी है। जब आपको पता है कि मैं जब सवाल जवाब करूंगा किसी पत्रकार से, तो मुझे ऐसे सवाल पूछेगा कि मेरी धज्जियां उड़ जाएंगी, तो फिर आपको ऐसा आदमी चाहिए इंटरव्यू लेने वाला कि जो अपने आप में सेलिब्रिटी हो। तो फिर अक्षय कुमार जो एक्टर है, उससे आपका इंटरव्यू दिलवाते हैं आप, और फिर उस प्रश्न पे इतराते हैं जो विश्व की सबसे बड़ी समस्या, आम काट के खाते हैं या चूस के सही खाते हैं। बात, बिल्कुल सही बात। सर, आखिरी सवाल आपसे यह है कि केजरीवाल जेल में रहकर भाजपा का कितना नुकसान करेंगे? ज्यादा नुकसान करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अच्छा। केजरीवाल के पीछे एक टीम है, जी केजरीवाल जी। की पार्टी जीवंत है, संगठन बड़ा मुस्तैद है, और गली गली, घर घर जाके वस्तुस्थिति बता रहे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड ने भाजपा का जो नैतिक मुखौटा था उसे खोल दिया, और ये कितने अनैतिक लोग हैं ये जनता के सामने ले आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ तो लोगों का जो प्यार है, जो एक सिंपैथी वोट है, या फिर वोटर भावनात्मक तरीके से केजरीवाल से जुड़ रहे हैं, और कई सालों से सोए वोटर भी अब केजरीवाल की तरफ रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सीटें शायद आम आदमी पार्टी ना भी जीत पाती, उन सीटों में भी अब केजरीवाल मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो अब किस तरीके से मुसीबत बने हुए हैं केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की, इस पर बात कर रहे थे, और फिर एक नई चर्चा करेंगे। और अब तो केजरीवाल ने बम भी फोड़ दिया ये बोलकर कि वो नया खुलासा करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के और शराब कांड को लेकर के। तो हम कल दिन भर जुड़े रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।